नमस्कार, मैं हूं अश्विन पांडे। जी न्यूज़ के जी जनसंवाद के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जनसंवाद, इसी से आप समझ चुके होंगे कि आम जनता से संवाद। आम जनता उनके क्षेत्र के, उनके अगल बगल के परिसर के, उनके राज्य के, राष्ट्र के मुद्दे पर क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या समझती है, ये विशेष मुहिम जी जनसंवाद के जरिए हम जानेंगे, उनकी राय समझेंगे, उनके मुद्दे आखिर एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम उन्हें दे रहे हैं ताकि वो अपनी बातें जो है देश तक रख सकें, लोगों तक रख सकें। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे और मेरे साथ आम जनता है जो अपनी राय रखेगी। हर मुद्दे पर बेबाकी से हम चाहेंगे जवाब दें और हर विषय पर इनकी अपनी राय आप लोगों तक पहुँचाएँ। शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में मेरा रोड का इलाका है, क्या ऐसे विषय हैं जिसको लगता है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए या जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उन्हें उन चीज़ों को समझना चाहिए ताकि उसे सुलझाया जा सके? यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है खाली अभी पानी की है। बाकी यहाँ सुरक्षा ये सब प्रताप सरनाईक हमारे मंत्री जी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। यहाँ बहुत सब अमन चैन से रहते हैं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। यहाँ व्यापारी भी खुश हैं, यहाँ सर्विस क्लास वाले भी से, मतलब हर तरह से अच्छा है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, केवल पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और ये कितने समय से, ज़्यादा लंबे समय से है या फिर पिछले कुछ समय से हो रहा है ये? अब ये समझ लीजिए, समस्या तो वो 94 से मैं आया हूँ, अभी तक वो समस्या चली रही है। बीच बीच में कभी कभी रेगुलर आ जाता है, कभी कभी मतलब वही घुमा फिरा बड़ी समस्या जो कई दशकों से चली आ रही है। हाँ, दशकों से चली आ रही है। और अभी सब नेता लोग यहाँ के बोल रहे हैं कि जून तक पानी आ जाएगा, लेकिन ये सुनते सुनते तो हमारा बाल सफ़ेद हो गया। बराबर है कि नहीं? तो अभी आ जावे तभी मान के चलेंगे कि भाई आ गया है। बाकी यहाँ सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं, सब भाईचारा से रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो दूसरे प्रदेश वाले, कभी कोई मगजमारी नहीं, बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम भाव से एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, शादी विवाह, सारी चीज़ शिष्टाचार से होती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जैसा आपने कहा कि सारे राज्यों के लोग यहाँ बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन मेरा रोड बीच में एक बड़ी चर्चा में था कि यहाँ पे मराठी और हिंदी भाषी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। कभी इस तरह की विवाद का सामना आपको करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं ऐसा करना पड़ा। यहाँ परस्पर बड़ा सौहार्द है, बहुत भाईचारा है। और मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है परम आदरणीय अपने जो कैबिनेट मंत्री है सरनाईक साहब, उनको देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में भाईचारा, परस्पर सौहार्द, परस्पर स्नेह बहुत बना हुआ है। सब एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, एक दूसरे के उत्सव में भाग लेते हैं। कभी भी भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी विवाद यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीच में जैन समाज के साथ थप्पड़बाजी हुई, एमएनएस के लोगों ने किया, तो ये आपको नहीं लगता एक इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक समाज के लोगों को बांटती हैं या फिर एक तरह से दूरी पैदा कर देती है? कुछ एक घटनाएं, छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन हमारे मंत्री जी ने इसका डट कर के विरोध किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। परस्पर सब लोग बहुत अच्छे प्रेम से हमारे साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। हम उनके यहाँ आते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। और अगर अपने यहाँ कोई दुख पड़ता है या सुख पड़ता है, सबसे पहले महाराष्ट्रियन ही खड़े होते हैं और हमारी सुरक्षा और संरक्षा में सबसे पहले वही आगे आते हैं। देखिए, एक घटना यहाँ पे हुई थी कुछ महीनों पहले। हालांकि इनका कहना है कि ये एक तरह से छोटी घटना हुई, इसके बाद कभी इस तरह की बातें हुई नहीं। इस क्षेत्र में पानी की समस्या जैसा बता रहे हैं हो रही है, ये पानी की समस्या क्या मीरा भाईंदर में है या फिर कुछ कुछ इलाकों में ही? पानी की समस्या जैसा कि इन्होंने साहब ने बताया, पानी की समस्या मीरा रोड में जब से मैं 95 में आया हूँ तब से अभी तक है। और देखा जाए तो ज़्यादा कम वैसा ही है जो पहले से चलता आ रहा है। जब जब इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन आती है, नगर सेवक का इलेक्शन हो या एमएलए का, एमपी का, इलेक्शन के टाइम पे पानी का होता है कि पानी अभी सूर्या डैम का पानी इतना आएगा कि बस पानी पानी हो जाएगा। लेकिन आज तक वो समझ में नहीं आया कि सूर्या डैम कहाँ से आ रहा है। लोग बोलते हैं कि अभी
जब जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के सिर्फ वादे हैं, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि वादा तो इलेक्शन के टाइम पे होती वादा है, खिलाफी हो बाद रही है। में वादा खिलाफी होती है। ऐसा ही देख रहा हूँ जब से मैं इधर यहाँ पे मीरा रोड में रह रहा हूँ तब से। सही बोल रहे हैं ये भी कि वादा खिलाफी हो रही है, इतने सालों में परेशानी है। यही हो रहा है एज पर द एक्सपीरियंस। इलेक्शन आता है वो टाइम बात करता है पानी आएगा, अभी कभी कभी इधर 2-3 दिन पानी नहीं आता है। बहुत हो रहा है बिकॉज डेवलप भी बहुत हो गया मीरा रोड में, कंस्ट्रक्शंस ये सब, पानी तो आ रहा ही नहीं है। बीच में हम लोग अच्छा, मतलब लोगों का यहाँ पे आना लगातार बढ़ रहा है, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन उस हिसाब से जो इंफ्रा होना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है, वही पानी मेन है ना। पर बिल्डिंग बन रहा है, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा टावर बन रहा है, लेकिन पानी भी चाहिए। ताना से एज पर मैंने ताना से आ रहा है बोल रहा है। बीच में ऐसे भी इशू हुआ था 2-3 साल पहले ऐसा बोल रहा था डायरेक्ट कनेक्शन को टी मार के उधर दे दिया माजवाड़ा किधर, तो अपना हीरानंदन है क्या ये उसमें भी मुद्दा थोड़ा मतलब हो आपके गया। हिस्से का पानी कहीं और चला गया। और कुछ टी मार के वो लोग को दे दिया। अपना पानी अपना मीरा रोड में आना चाहिए ना, ऐसा था न्यूज़ में। बाद में वो भी बंद हो गया। अभी डायरेक्ट पानी अपना मीरा रोड के लिए आना चाहिए, वो तो बीच में दूसरे लोग को देगा तो आप पानी तो शॉर्टेज ही होएगा ना मीरा बंदर में। अभी बोल रहे अभी सूर्या डैम में भी उसमें भी चर्चा हो रहा है, मतलब लाइन आ रहा है, लाइन का भी कनेक्शन का वो जगह किसका भी है बोलता है, वो देने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है, सुनाई दे रहा है ऐसा न्यूज़ में। नहीं तो कब का होता था। यानी हल नहीं मिल रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं इतने सालों से। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 3 दशकों से ज़्यादातर लोग बातचीत से समझ में आ रहे हैं, लेकिन 3 दशकों से सिर्फ पानी को लेकर वादे हो रहे हैं, इस पर बाकी कुछ खास कदम नहीं उठाए गए। साफ़ सफाई की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पे स्थिति है? नहीं, मीरा रोड में साफ़ सफाई बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। तभी तो शायद 10 लाख से कम की आबादी वाले सबसे नंबर 1 मीरा रोड आया था। यानी साफ़ सफाई में ठीक है, उसको लेकर ज़्यादा समस्या नहीं है। उसमें कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। बाकी पानी को लेकर एक मुद्दा है जो आप लोग चाहते हैं सुलझाया जाए। समस्या है महज इस वजह से क्योंकि माइग्रेशन जो है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माइग्रेशन तो मीरा रोड में है। जब माइग्रेशन ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैच नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक यूजीसी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है सर कि यूजीसी जो कायदा लाया गया, कानून लाया गया, हालांकि अब उस पर फ़िलहाल रोक लगी हुई है, उसको लेकर क्या बातचीत होती है लोगों के बीच, क्या समझ में आता है? क्योंकि आप लोग चर्चा भी करते होंगे आपस में, क्या राय है आप लोग? यूजीसी जो है ये भारत सरकार द्वारा जो लाया गया कानून है, ये सवर्ण समाज के लिए एक समझिए काला कानून है। इससे सवर्ण समाज के बच्चों के लिए ये बहुत ही प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और उसका परिणाम अब आप लोग भी अभी देखिए, जो हमारे यहाँ ये होता था कि सबको एक करो, हिंदू एक करो, ये एक करो, लेकिन अभी समाज को जातियों में बांटने का भी आप देख रहे हैं। पूरे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जाति अपने आप में बंट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो यूजीसी को तो सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि यूजीसी ये सवर्ण विरोधी कानून तो है ही है, लेकिन ये आपस में जो भाईचारे से लोग रहते थे, सब जातियों को आपस में लड़ाने वाला कानून है। तो यूजीसी को सरकार को लेना चाहिए। यानी कि ये जो अलग अलग जाति के लोग हैं वो आपस में भिड़ गए हैं इसकी वजह से, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो लोग अपने भाईचारे से रहते थे, चाहे जो बिरादरी को, ओबीसी हो, एससी हो या सवर्ण समाज के लोग, साथ में बैठते थे, साथ में चाय पीते थे, साथ में खाते पीते, ये कानून आने के बाद आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। यानी कुछ समानता लाने की जो कोशिश थी वो इसमें और ज़्यादा विसंगतियाँ आ गई, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़गी व्यक्त होने लगी है। समानता तो नहीं आई, उससे विषमता फैल गई और ज़्यादा गड़बड़ हो गया, एक दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष भावना फैली जा रही। तो आपस में उसका परिणाम भी अभी लागू नहीं हुआ, कोर्ट द्वारा रोका गया, लेकिन कहीं कहीं ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि आप लोग भी देख रहे हैं। तो यूजीसी कानून तो किसी के समानता लाने के लिए है ही नहीं, वो आपस में लड़ाने के लिए है। एक दूसरे को जो भेदभाव मिटाना था, वो भेदभाव बढ़ रहा है उससे। तो यूजीसी को तो सरकार को वापस लेना ही चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप यूजीसी को लेकर? सर जी, ऐसा है, यूजीसी की जो बात अभी सर ने कही, यह बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। और जिस तरह से मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, और उसमें ये यूजीसी का मुद्दा आने से ये देश, हमें नहीं लग रहा है कि उसकी गति है वो अवरुद्ध होगी। यानी कि जातियों के बीच, समाज के बीच एक तनाव बढ़ेगा, और इसमें सवर्ण तो काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं इससे। तो ये चीज़ के ऊपर
सरकार को विचार करना चाहिए और तुरंत विचार करना चाहिए। देखिए यूजीसी को लेकर जैसा हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह सोशल मीडिया पे लोगों की काफ़ी नाराज़गी सामने आ रही है, लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर भी कमोवेश वही हाल है कि लोग इस मुद्दे को लेकर सरकार से चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द इसे हटाने की कोशिश की जाए, या जिस तरह से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है इसको आगे भी रोक ही जाना चाहिए। मैम हम देख रहे हैं सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो बहुत बड़ी हैं, चूँकि आप गृहिणी हैं तो कैसे देखती हैं घर में बच्चों की शादी की प्लानिंग या फिर कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं तो इस पर बहुत सोचना पड़ता होगा। जी जी, बहुत मतलब सोना चांदी बढ़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है अभी। मतलब इतना हमने सोचा भी नहीं था कि आने वाले सालों में इतना सोने चांदी का रेट बढ़ मतलब कई जाएगा। गुना और एक साथ बढ़ गया। एक साथ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इससे थोड़ी दिक्कत आएगी शादी में। हम प्लानिंग करते हैं किसी का भी, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन मेरी दीदियों की अभी बच्चियों की शादी होने वाली है। सोच के और डर रही हुई तो जब भी इतना बड़ा है तो आगे का क्या हाल होगा? अभी और बढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत होंगी, तो इससे थोड़ा मतलब राहत मिलना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। आप चाहते हैं कि इस पर कहीं तरह से लगाम लगे सरकार के? थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि इसमें कम मतलब इसका भाव थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसा। कुछ दूसरा उपाय है दिमाग में कि भाई सोने चांदी की जगह शादियों में कुछ और भी जो है ऑर्नामेंट का इस्तेमाल हो, ताकि इस सोने का जो माहौल है इसके एक डर जो दिमाग में बैठा है वो कम हो सके? नहीं नहीं, हमारा देखिए सोना ही चाहिए। हमको सोना चांदी हमारे में मतलब वो कंपलसरी है, देना ही देना है बच्चियों को, ऐसा है। हम मतलब हमको भी बहुत इसके लिए ये रहता है, हम भी बहुत शौक से पहनते हैं, तो हमको सोना चांदी में थोड़ा गिरावट तो चाहिए। अच्छा चलिए, उम्मीद है कि सरकार इसको सुनेगी। एक अभी अजीत पवार साहब का जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ उसमें उनका डेथ हुआ, इसको लेकर बड़ी राजनीति शुरू हो गई और ये कहा जा रहा है कि कुछ तो उनके साथ गलत हुआ होगा। अभी उनके परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। आम लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है इस मुद्दे को लेकर? अभी आम लोगों के बीच में यही सुन रहा हूँ मैं कि कुछ हादसा हुआ है, वो भी सुनाया जा रहा है, और एक्सीडेंट हुआ करके प्लेन क्रैश हुआ वो भी सुनाया जा रहा है, वो भी सुनने में आ रहा है। कोई साजिश वाली बात होती है लोगों के बीच? हाँ, साजिश का भी अच्छा हो रही है लोगों के बीच? हाँ, सबसे आ रहा है। क्या क्या कह रहे हैं लोग? हाँ, बोल रहे हैं कि कुछ क्रैश हुआ है, उसमें कुछ किसका हाथ होगा कुछ। अच्छा, हाँ, इस तरह की चर्चा है? हाँ, चर्चा है इसी। चर्चा हो रही है इस तरह की कि भाई ये जो सिर्फ हादसा नहीं, इसमें कुछ तो साजिश की गई होगी। हाँ, इसमें साजिश ही है, सब यही बोल रहे हैं कि पक्का है। हाँ, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है, या आप जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं उनको ऐसा क्यों लगता है? कभी आपने उनसे पूछना कि भाई आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्या थ्योरी है, क्या इस सोच के पीछे कारण है? सोच के पीछे कारण देगा कि अजीत पवार जी हमारे लिए खास थे, और हमारे खास मेन काम में हाथ बढ़ रहे हैं, कोई भी काम करने में सबसे आगे बढ़ रहे थे। कभी कोई आना खानी भी नहीं थी, इसीलिए ये हादसा ही है, और जानबूझ के किया है। क्या वो प्लेन था तो वही प्लेन क्यों भेजा? वो ये आगे भी प्लेन क्या क्रैश था क्या? ये भी क्रैश था प्लेन, तो ये प्लेन क्यों भेजा, दूसरा प्लेन क्यों नहीं भेजा? अच्छा, मेन पॉइंट ये है। मतलब इसमें कोई ना कोई साजिश लग रही है आप लोगों को? हाँ, ये जरूर है कि ये साजिश है। हाँ, आपको क्या लगता है? अब जनता की जो सुनते हैं उसमें तो पुरानी बातें भी याद करते हैं, जैसे कि गोपीनाथ मुंडे जी गए, राजेश पायलट जी गए, बहुत से नाम आ रहे, तो कहीं ना कहीं मतलब अंतर्मन तो यही कहता है कि हो सकता है साजिश हो गए, लेकिन अब वो तो जांच पे ही पता चलेगा। देखिए, यानी कि जनता के बीच इस तरह की चर्चाएं हैं कि अजीत पवार जी का जो प्लेन क्रैश हुआ, हालांकि परिवार ने भी इस पे जो है शक जाहिर किया है, परिवार ने सीबीआई की जांच की मांग की है। रोहित पवार जो उनके भतीजे हैं लगातार अलग अलग वीडियोस, अलग अलग बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। अजीत पवार जी को लेकर जो प्लेन क्रैश की घटना हुई है उस पर लगातार लोगों को शक हो रहा है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक तरह की साजिश है, क्या कहेंगे? नहीं, उसमें सर क्या है कि एक बार पायलट से जब पूछा गया, कंट्रोलर उनका पूछा कि दिखाई पड़ रहा है क्या, बोला नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इतना बारीकी से आप न्यूज़ देख रहे हैं? हाँ, तो फिर लेकिन कुछ समय उसने बोला फुगो माने एक राउंड लगाओ बाहर, फिर बाद में जब आया तो बोला दिखाई पड़ता, और दिखाई जब पड़ रहा है तो उतरना चाहिए, उसको जहाँ उतरना चाहिए उसके लिए उतर के पहले ही माने उतार दे रहा है।
जहाँ पर दुर्घटना हुआ तो इससे तो लगता है कुछ साजिश राजेश आपको भी लग रही है इसमें? लगता है भाई, वास्तविकता क्या है उसके बारे में तो भाई हम नहीं बता सकते, लेकिन साजिश लगता है। साजिश लगता है। बहुत परिवार भी हालांकि यही बात कर रहा है। मोदी जी का जो कार्यकाल है, जो उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये कार्यकाल? अच्छा लग रहा है सर। क्या खास है उसमें? कुछ आपको कौन सी बातें अच्छी लग रही है? कुछ ऐसा खास नहीं है, जो भी है ठीक है। चल ही रहा है ऐसे ही। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है मोदी जी के इस कार्यकाल को लेकर? कार्यकाल तो ठीक है सर, थोड़ा बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ है और महंगाई का। यानी महंगाई, बेरोजगारी एक आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। आप चाहते हैं इस पर कंट्रोल होना चाहिए? इस पर कंट्रोल होना चाहिए सर। बाकी तो ठीक है, देश को आगे बढ़ाना वो तो मोदी जी का मतलब जो है विकास के उस पर तो ठीक है, लेकिन बस ये यहाँ बाकी ये बेरोजगारी और महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरी नज़र में मैं दो तरफ से मोदी जी को देखता हूँ। 2014 के एक मोदी जी जो पूर्ण रूप से अलग थे, जिनको पेट्रोल कम लाना था, जो चलन है उसका रेट कम करना था, ब्लैक मनी लाना था। और आज के मोदी जब सत्ता में आने के बाद के मोदी कुछ और ही है। जो 2014 के पहले जो उन्होंने बात करी थी उस पर से कोई बात नहीं करते। अच्छा, मतलब 14 में उन्होंने बहुत सी बातें करी कि डॉलर के पहले कि रेट कम कर देंगे, पेट्रोल का रेट कर देंगे, वो होता दिख नहीं रहा। ब्लैक मनी लाएंगे, स्विस बैंक का पैसा लाएंगे, ये सब बातें सुनकर बहुत बड़े तबके ने मोदी साहब को चुन के दिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद आज 11 साल के बाद वो सब कुछ नहीं हो रहा है। इसे मोदी जी के दो रूप है, बोलने का अलग 2014 के पहले और बाद में सत्ता में आने के बाद का अलग रूप। अच्छा, जो आज हम सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। वो 15 लाख का एक चर्चा काफ़ी रहा, जिसमें हालांकि लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया था। ये भी एक तरह से विपक्ष ने मुद्दा रखा कि भाई उन्होंने एक उदाहरण दिया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि 15 लाख देने वाले थे। नहीं, फिर अमित शाह जी ने बोला ना, ऐसे जुमले तो करने पड़ते इलेक्शन में, तो उसका जवाब फिर मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख लाऊंगा, स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा और लोगों को बांटूंगा, तो 15 लाख मिलेंगे। अमित शाह ने इमीडिएट बोल दिया कि ये जुमला है सत्ता में आने के बाद। तो अमित शाह चुप क्यों थे? तो वो उन्होंने जनता के साथ में धोखा दिया है। प्रचार में कुछ और बोलते हो और करनी कथनी में फ़र्क है आपका। तो 2014 के पहले के मोदी हमको पसंद है, 2014 के बाद अभी के तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको लग रहा है कि 14 से 26 चल रहा है, इसमें कुछ खास काम नहीं हुआ या फिर किन कारणों से नापसंद है? डेवलपमेंट को आप रास्ते से गिनते हो, ब्रिज से गिनते हो, लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप राशन मुफ्त में देते हो। उनकी ना नौकरी की बात होती है, ना उनकी डेवलपमेंट की बात होती है। साली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं सर, महंगाई है। आज यहाँ मीरा रोड में जब आपने पानी की समस्या बोली, यहाँ से हमको मीरा रोड में हमने फ्लैट लिया, हमको जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए बॉम्बे, ना हम ट्रेन में घुस पाते हैं, ना रोड से जा पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ेगा तो फिर ट्रैफिक क्यों है? ट्रेन में हम चढ़ क्यों नहीं पाते? रहते यहाँ पे है, रहने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, जॉब तो बॉम्बे करना पड़ता ना। फिर बॉम्बे जाने के लिए जो सुलभता होनी चाहिए वो कहाँ है आज तक? पानी तो अपनी जगह है, वो तो मिल रहा है पानी, वो कोई बड़ी टंचाई नहीं है। सबसे बड़ा कम्यूटिंग का प्रॉब्लम है मीरा रोड के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि सर्विस को वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, यानी कि जो यहाँ से लोकल ट्रेन के जरिए जाना, वो एक बड़ी समस्या है कि लोगों को ट्रेन में चढ़ने नहीं मिलता होगा। कितने लोग मर रहे हैं। कल 12वीं का लड़का 12वीं में एग्जाम देने जा रहा था, ट्रेन से गिर के मर गया। मीरा रोड से दहीसर के बीच में कितने लोग मरते हैं, गिर जाते हैं। क्या कौन देख रहा है उसकी तरफ? और ये जो मेट्रो अभी शुरू होने वाली है, आपको लगता है इससे कुछ राहत होगी? डेफिनेटली वो तो एक फ़र्क पड़ेगा। जो मेट्रो चल रही उससे फ़र्क पड़ा है, मेट्रो चलने के बाद में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये उपाय नहीं है, तत्पूर्ति उपाय है। तो ये जो मोदी सरकार है, ऊपर के लोग बैठे, इन्होंने अच्छे से सोचना चाहिए। मेट्रो भी इतनी लेट हुई, दिल्ली की कब हुई? तब बॉम्बे की क्यों नहीं हुई? आज हो रही है। आपको लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, आप उसको आर्थिक राजधानी कहते हैं, और यहाँ पे चीज़ें लाने में काफ़ी देरी हुई। कहीं उसको आर्थिक राजधानी को गुजरात में तो नहीं ट्रांसफर करे धीरे धीरे? आर्थिक राजधानी फिर लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? खाली ये टैक्स वसूलना और उनको कुछ नहीं देना, इसका मतलब क्या है? ये तो गलत है ना। देखिए, मुंबई जो है टैक्स के मामले में सबसे ज़्यादा टैक्स जो है मुंबई से जाता है, और यही कारण है कि मुंबई कर चाहते हैं कि सुविधाएं भी यहाँ ज़्यादा हों। मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं इन 11 सालों को?
मोदी जी का कार्यकाल तो इससे पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब आने वाले सिचुएशन के हिसाब से तो अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको? आपको लगता है क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो जनता के हित की हों? जैसे जनता के हित में महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। महंगाई तो मुद्दे के बाद की बात ही है। इसमें तो बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि सरकार को तो इससे घरेलू चीज़ों से लेके इन्फ्रास्ट्रक्चर तक बहुत सारे काम करने हैं। तो काम तो करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रही है सरकार। बस बाहर जाके मज़े लेके चले आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है मोदी जी जो बाहर जा रहे हैं वो सिर्फ घूमने जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा वहाँ? नहीं, ऐसा तो लग रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। आम जनता को तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने सड़कें ला दी, बुलेट ट्रेन लाने वाले हैं। बुलेट ट्रेन तो जापान की देन है, वही तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कर रही है। वही अभी कुछ दिन मैंने कल देखा था। जापान तो किसी के कहने पे आया, मतलब तो सरकार ने जो चाहा होगा तभी आए होंगे। तभी तो आई ना, ये बात नहीं है। सरकार की नीति है, अच्छे पोजीशन पे काम कर रही है, लेकिन जो उसका रूटीन है वो तो दूसरे इन्फेक्शन का है ना। तो उनको इस चीज़ में पहले ही काम करना चाहिए। तो कुल मिला के जो समझ पा रहा हूँ कि आप महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? बहुत सारी जानकारी, हाँ, बहुत सारी जानकारी करनी चाहिए। चलिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है देवा भाऊ की, उस सरकार क्या अपेक्षाओं पे खरी उतर रही है? क्या आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नहीं, देवा बाबू की सरकार बढ़िया है। बीजेपी की सरकार यूटी के साथ में काम करी, बढ़िया करी है। मैं एक अलग मुद्दे से हट से आपसे बात करूँगा। बताइए। राजस्थान के और पर प्रांत ये मिनी इंडिया है, मीरा भाईंदर। और हाँ, मिनी इंडिया में हर प्रांत में हर भाषा के लोग रहते हैं। पैसेंजर ट्रेनों का एक की भी गाड़ी का ठहराव नहीं है यहाँ। राजस्थान के लोग भी यहाँ रहते हैं, गुजरात के भी। चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में ठहराव हो, जो राजस्थान या गुजरात से गाड़ियाँ आ रही हैं। एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं तो है। बोरीवली बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं वो तो। लेकिन बोरीवली आप पीक आवर में बैठ के बता सकते हैं आप क्या भीड़ रहती है। अकेले नहीं घुस पाएंगे तो फैमिली के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं है। इतनी पीक आवर में हो रही है। अगर मॉर्निंग में आप सुबह के टाइम में जाओ बोरीवली की तरफ, आप पॉसिबल नहीं है कि पैसेंजर ट्रेन पकड़ सकते चाहते हैं कि जब सुबह के टाइम वाली जो गाड़ियाँ राजस्थान जा रही हैं वो कुछ मिनट के लिए मीरा रोड रुके हैं। हाँ, कुछ मिनट के लिए मीरा रोड में ठहरा दिया जाए। यहाँ मिनी इंडिया है, पर प्रांतीय सब भाषा के लोग रहते हैं, सब राज्य के लोग रहते हैं, और सबकी मुख्य मांग है। यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल नेता है उनसे भी बातें हुई, हर बार बातें हुई, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया है। ये हमारे मुख्य मुद्दा ये है। बाकी सरकारें तो बहुत बढ़िया काम कर ही रही है। डेवलपमेंट मोदी जी का कार्यकाल अभी सारे साहब ने बताया था, पहला बहुत टॉप था, लेकिन थर्ड में तो खाली बता रहे कि कुछ काम हो ही नहीं रहा है। डिप्लोमेसी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए तो क्या काम हो रहा है? अच्छा, यानी निम्न और मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास काम नहीं हो रहा है। सरकार कोशिशें कर रही है। अब क्या लग रहा है महाराष्ट्र में सरकार का कामकाज जो है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? महाराष्ट्र में अभी यूटी की सरकार है, वो अच्छा ही कार्य कर रही है। फिलहाल तो देखने जाए तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे पैमाने से चल रहा है। जो भी काम चल रहा है, डेवलपमेंट अच्छा हो ही रहा है। फिलहाल तो अभी तो कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है, अच्छा ही है। लेकिन मीरा रोड में पानी नहीं है, ये बात भी है। पानी देखो कोई कोई इलाकों में है पानी, कोई कोई जगह पे नहीं है। और आगे भी सर ने बोला है कि कोशिश करेंगे पूरा जो सूर्य प्रकल्प योजना है वो पूरा लाने के लिए कोशिश करेंगे पानी। सूर्य प्रकल्प योजना जब पूरी तरह से सूर्य डैम का पानी आएगा तो यहाँ के लोगों की समस्या खत्म होगी। क्या लग रहा है यहाँ पे जो महाराष्ट्र की सरकार है, हिंदू मुसलमान का एक जो मुद्दा है वो बहुत प्रखरता से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उठाते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए, या फिर जिस तरह से चल रहा है चलने दिया जाए? सबसे पहले तो मैं अभी भाई साहब ने ट्रेन के बारे में बोला तो मैं इसके लिए दो शब्द बोलना चाहूँगा कि हमने यहाँ के सांसद नरेश जी मस्के के माध्यम से हमने रेल मंत्री जी को लेटर दिया था। यहाँ पे राजस्थान की जो ट्रेनें आती है तो यहाँ भाईंदर में मतलब यहाँ पे ठहराव के लिए, तो वो लेटर दे के कम से कम 6 महीना हो गया है। तो अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन नहीं हुआ है, तो होना चाहिए। लेकिन मैं एक जो समझ पा रहा था कि बोरीवली में सारी ट्रेनें तो रुकती हैं, यानी कि कुछ 5-7 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा या उससे भी कम होगा, तो एक स्टेशन के बाद ही फिर से रुकना, ये आपको नहीं लगता कि बहुत नज़दीक ट्रेनों को रोकने जैसा हो जाएगा?
जी, इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि सुबह जब समझो 1 बजे का ट्रेन है, तो आदमी घर से 11 बजे 12 बजे यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे अगर 2 बच्चे हैं, फैमिली है साथ में, तो ट्रेन में उनको चढ़ने को नहीं, लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे। बाय रोड जाएंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसको लगता है, तो ट्रेन बहुत सारे लोगों का मिस भी होता है, तो हादसे भी होते हैं। इसके लिए यहाँ पे ठहरने का थोड़ा, मतलब 1 से 1.5 मिनट भी अगर रुक जाए तो आसानी हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, और क्या ये मिनी राजस्थान कहा जाता है मीरा भाईंदर को, तो राजस्थान का यहाँ पे विशेष वर्ग यहाँ पे रहता है, तो इसके लिए रुकना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आपने सवाल बहुत लोगों को पूछे नरेंद्र मोदी जी सरकार के बारे में, तो मैं एक भारत का नागरिक होते हुए आज हमारे अगर प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री यानी कि हम उनके बच्चे हैं। अगर हमारे कुछ दुख दुविधा आएगी तो हम किसको पकड़ेंगे? हम हमारे नेता को पकड़ेंगे, जो हमारे आगे है उनको पकड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री यानी कि हमारे महामहिम है, पूरे हमारे समाज के कहो या पूरे हिंदुस्तान के कहो। तो जो भारत की जो आर्थिक जो अपन जो स्थिति बोलते हैं, वो 90% जो खुदरा व्यापार पे टिकी हुई है। ये जो फॉरेन सिस्टम से यहाँ पे जो व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम व्यापारी, मैं भी एक छोटा व्यापारी हूँ, हम व्यापारी इस जो निधि यहाँ पे लाई है सरकार के द्वारा, जो फॉरेन के सिस्टम पे जो मार्ट आ रहे हैं, जो ऑनलाइन जो चल रहा है, तो उसके हम व्यापारी पूरा विरोध करते हैं। इससे चलो एक मार्ट आया, आपने 50 लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया, वो मार्ट की वजह से 2000 जो छोटे व्यापारी है उनका धंधा इफेक्ट होता है, तो 2000 एक दुकान में 2 आदमी काम करते हैं, यानी कि 50 आपने अगर रोजगार दिया तो उसके एवज में 4000 लोग बेरोजगार भी हुए हैं। तो आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे नौकरी पे लोगों को रखेगा एक व्यापारी? तो इसलिए जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो मुख्य कारण है ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑनलाइन पे भले आप कोई भी होने दो, दवा व्यापार होने दो, कपड़ा व्यापार होने दो, कोई भी होने दो, सरकार को उसके ऊपर कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। आज छोटे छोटे गांवों में ऑनलाइन का माल जा रहा है, तो गांवों में लेकिन उसमें पीछे एक कारण ये भी है ना, लोगों को चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल रही हैं। देखिए सर, एक छोटा सा उदाहरण है, आप अगर जी न्यूज़ में काम करते हो, आपको पगार दे रहा जी न्यूज़ को कब पगार मिलेगा? जब जी न्यूज़ का व्यू बढ़ेंगे, उनके आपका इनकम बढ़ेगा कंपनी का। अगर कंपनी में रिटेलर, अगर हम समझो रिलायंस का प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है जियो का प्रोडक्ट खरीदने का, रिलायंस का प्रोडक्ट खरीदने का, तो रिलायंस के कंपनी में जॉब करने वाले को आदमी पगार कहाँ से देगा? तो उनके यानी आपका कहना है कि रिटेलर्स को मजबूत करने की कुछ तो ऐसी नीति आनी चाहिए जिसकी वजह से मार्केट, हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है ना, वो खुदरा मार्केट पे टिकी हुई है। जो यहाँ पे छोटे छोटे आज लाखों गांव है, हजारों शहर है छोटे, उसमें अगर खुदरा मार्केट की अगर कमर तोड़ के ऑनलाइन मार्केटिंग को मजबूत किया गया, तो ये हिंदुस्तान आने वाले समय में तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये जो बातें कर रहे हैं कि खुदरा मार्केट जो है उसको मजबूत किया जाना चाहिए, क्या राय है इस पर? सही है, मैं भी एक रिटेलर व्यापारी हूँ, मेडिसिन का मेरा व्यवसाय है। अभी जो 1-5 साल पहले अपना व्यापार चल रहा था और अभी के माहौल में सीधा आधे से कम हो गया है। तो अभी हमारे पास वो टाइम में मेरे पास 3 बंदे थे जो जॉब पे थे, अभी हम 2 भाई है, अब 5 जने थे, उसकी जगह 2 जने हो गए। अब वो मेडिसिन का व्यापार पूरा ऑनलाइन हो गया और उसमें भी ऐसा है, अपन को तो पूरा का पूरा डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन कंपनियां जो भी है खाली भ्रामक एक तरह से पब्लिक को बहलाती है। 25% डिस्काउंट का मार्किंग करती है और आता है तब 2%, 3% आता है, और पब्लिक को ऐसा भरमाने का काम ये ऑनलाइन कंपनियां कर रही है। तो ये सब बंद होना चाहिए। जो MRP है उसके ऊपर भी कोई मतलब इफेक्ट नहीं गिरे और सबका रोजगार बढ़े, बस। यानी कि रिटेलर्स को मजबूत करने की बात ये कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जो हिंदू मुसलमान की चीज़ें हम देख रहे हैं, पार्टियां करती हैं, ये कैसे देखती है? जनता में आपके लोगों के बीच चर्चा होती होगी? नहीं, हिंदू मुस्लिम को तो सब समान ही देखते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको लगता है? होना चाहिए ना, सबको समानता की नज़र से देखना चाहिए। ये जो हिंदू मुसलमान होता है कि हिंदू के बारे में बात करो, मुसलमानों के खिलाफ बात करो, दोनों से होता है ये, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें रुकनी चाहिए, ये जायज़ नहीं है? रुकनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक्चुअली में होना ही नहीं चाहिए। जो भी है सब साथ में ही होना चाहिए दोनों को। हिंदू मुस्लिम जो करार है, वो चीज़ जो हो रही है वो सब गलत हो रहा है। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए इस चीज़ पे। क्या कहेंगे आप? सर, ये जब इलेक्शन आता है तभी ये स्टार्ट होती है चीज़ें, अदरवाइज़ उसके बाद आप देखेंगे तो सब साथ में रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं।
सिर्फ इलेक्शन के टाइम नेताओं अपना वोट बैंक यूज़ करने के लिए हिंदू मुस्लिम का बीच में लाते हैं। आप गल्फ़ कंट्री जाएंगे, वहाँ से जो लेबर जाते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से, सब एक ही घर में एक साथ रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती उनको पता है पैसा हमको कमाना है, घर बेचना है। बट जब इलेक्शन आता है तो वही लोग यहाँ भड़काते हैं सबको कि तो मुझे लग रहा है सिर्फ इलेक्शन का सर ये प्रोपोगेंडा है, उसके बाद कुछ नहीं है, ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में रहते हैं सर। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से देवा भाव की सरकार चल रही है, क्या कुछ जो है आपको उम्मीद है सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? हमको यही उम्मीद है कि हम लोग काम करने वाले हैं और लोकल ट्रेन जो है मुंबई की आए दिन बहुत दिक्कत होता है, हर एक दिन घटना ही हो रहा है, हमको बहुत समस्या होता है ट्रेन में जाने आने के लिए। अच्छा, लोकल ट्रेन की समस्या जो है यहाँ पे? जी बहुत प्रॉब्लम है और हमको बहुत दिक्कत होता है हम लोग को जाने आने के लिए, काम करने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चर्चा होती है आप लोग के बीच? अरे चलिए आप बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो कुछ हो रहा है, जो हो रहा है हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो हिंदुस्तान में हम लोग मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग को, उसका जो है गलत प्रभाव पड़ता है लोगों के बीच में, जो ये है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हिंदू सब यानी कि जो कुछ हो रहा है उस पर भारत सरकार ने भी हस्तक्षेप करके रोकना चाहिए। जरूरी है ना भाई, रोकना तो चाहिए, सरकार का काम है, सरकार का, सरकार चुन के इसीलिए रोक देते हैं ना कि भाई हमारे लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सरकार बना इसीलिए जाता है ना कि जहाँ भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं जो बेचारे गए हैं रोजी रोटी के तलाश में। लेकिन वहाँ तो हिंदुओं पे हो रहा है जो वहीं के रहने वाले हैं। हाँ, तो जहाँ भी हैं हिंदू समाज तो एक ही है ना, जैसे हम अभी मुस्लिम समुदाय पे कुछ होगा या क्रिश्चियन समुदाय पे होता है तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये करती है ना, उस पर हस्तक्षेप करती है ना। अभी समझो कि क्रिश्चियन को हो जाता है, तुरंत जो है बाहर वाले इंटरनेशनल जो उनके ये रहते हैं आका लोग तुरंत फ़ोन कर ये कर लेते हैं। तो हमारे सरकार का भी ये होना चाहिए कि भाई दबाव तो बनाना ही चाहिए, हिंदू जहाँ भी हैं वो तो अपने ही हैं ना, तो उनके खिलाफ जो है अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हम लोग उसके सख्त खिलाफ हैं, नहीं होना चाहिए, हम लोग पुरजोर उसका विरोध करते हैं, उस सरकार का, बांग्लादेश सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनसंवाद में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह से किसी अन्य जगह पर हम वहाँ के लोगों से उनकी राय जानेंगे, देश, समाज, राष्ट्र, राज्य, उनका क्षेत्र, किस तरह से वहाँ के लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी सोच, उनकी समझ रखते हैं और सरकारों से क्या चाहते हैं। अगली पेशकश में उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।